નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે આજે બિહારની વિધાનસભાની ચૂંટણી અને સાથે મધ્યપ્રદેશની જે પેટા ચૂંટણી છે તેને લઈને। જે રીતે ગુજરાતમાં 8 બેઠકો પર પેટા ચૂંટણી જોવા મળી રહી છે પક્ષપલટુ નેતાઓને કારણે, એવી જ સ્થિતિ મધ્યપ્રદેશમાં પણ જોવા મળી રહી છે કે જ્યાં 28 બેઠકો પર પેટા ચૂંટણી જોવા મળી રહી છે। તો સામે બિહાર વિધાનસભાની દરેક બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, એટલે કે 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં બિહારની પણ ચૂંટણી આવી છે। ત્યારે અત્યારે ચૂંટણી પ્રચાર જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ઘણા વિવાદિત નિવેદનો જોવા મળી રહ્યા છે બિહાર અને મધ્યપ્રદેશમાં। તો સાથે સાથે પાકિસ્તાન પણ હવે પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે, CAA પણ પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે। વિવાદિત નિવેદનો બદલ પણ હવે જોવું રહ્યું કે ચૂંટણી પંચ કોઈ પ્રકારની કાર્યવાહી કરશે કે કેમ। પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે મધ્યપ્રદેશ અને બિહારનો અત્યારે માહોલ શું છે, કયા મુદ્દા મહત્વના છે, કયા સમીકરણો ત્યાં અસરકારતા જોવા મળી રહ્યા છે, તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે अशोक वानखेड़े के जो वरिष्ठ पत्रकार है, आलोक मेहता के जो वरिष्ठ पत्रकार है, और चैतन्य जैन के जो हमारा संवाददाता पत्रकार है GTPL तरफ थी। आप तीनों का स्वागत है चर्चा में। जी नमस्कार जी। अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बिहार में अभी तो चल रहा है जैसे कि बिहार में सबसे पहले ये सुनाई दिया काबा, उसके बाद बन गया ईबा, और अभी चल रहा है क्या हो। तो ये क्या आपको लग रहा है, ये जो प्रचार चल रहा है चुनाव का, इस पर आप कैसे समझते हो इसको? देखिए, बिहार के चुनाव छोड़िए, आज के पिछले यदि 2 साल का हम हिस्ट्री देखेंगे तो चुनाव के पहले के गठबंधन, चुनाव के बाद के गठबंधन, सत्ता में आने के लिए कौन किसके गोद में बैठेगा ये कुछ बता नहीं सकते। सही बात। लेकिन बिहार में इस बार जो सत्ता में लोग हैं उनके लिए इतनी स्थिति साफ भी नहीं है जितना लोग सोचते थे, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार की 15 साल की लगातार इनकम्बेंसी है, वहां लोकल इश्यूज है, कोविड के चक्कर में जो लेबर वापस गया बिहार में उसका एक मेजर प्रॉब्लम है। 2005 से नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि मैं बाढ़ पे नियंत्रण करूंगा, वो नियंत्रण नहीं हुआ। भ्रष्टाचार अपने जगह पे, तमाम अपने जगह पे है। तो बिहार में इस बार सारी नजर जिसकी सबकी जो है वो रामविलास पासवान की जो पार्टी है LJP उस पे है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक वोट कटुआ के हिसाब से यदि वो JDU के लिए काम करे तो, क्योंकि वहां इतना इक्वेशन अजीब सा बना हुआ है, कंफ्यूजन है कि LJP NDA का पार्ट है केंद्र में, लेकिन वो बिहार में नहीं है। LJP BJP के उम्मीदवारों के लिए काम कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार चुका है। तो ऐसी कंफ्यूजन स्थिति में मुझे लगता है कि यदि बिहार में यदि कोई थोड़ा बहुत गेन कर जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी गेन कर जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा हाशिए पे जा सकती है। LJP भले ही अपनी सीटें बढ़ा पाएगी या ज्यादा नहीं ले पाएगी, लेकिन LJP JDU को कहीं ना कहीं डैमेज करने में मदद करेगी। अशोक जी, आपने बहुत सही बात बताई, लेकिन उसकी वजह मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी को आप फायदा क्यों बता रहे हो, उसकी वजह क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में हार हुई है, उसके बाद बिहार में आपको नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज है? नहीं, देखिए, दिल्ली और बिहार ये दोनों ही राज्य आपको अलग अलग तरीके से देखने होंगे। दिल्ली में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो हमेशा 30 से 32% रहा है, और इस बार विधानसभा में 4 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो बीजेपी हमेशा दिल्ली में सत्ता में तब आई है जब कांग्रेस का वोट बैंक बटा है। जब BSP ने दिल्ली में एंट्री मारी तब कांग्रेस का वोट बैंक बटा, तब जाके दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई थी। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी ले गई, कांग्रेस के पास वहां कुछ भी नहीं बचा है, बहुत कम वोट परसेंट है। ऐसे में यदि अपना वोट बैंक आम आदमी पार्टी इंटैक्ट रखती है तो वहां बीजेपी सत्ता में आना मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी सत्ता में पहले थी, उसके बाद एक छोटे समय के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव इकट्ठा होकर उन्होंने सत्ता संभाली, बहुत कम समय में फिर वापस वो सत्ता में आ गए। लेकिन अशोक जी, यहाँ पे बीजेपी बैक सीट पे ड्राइविंग कर रही है ना बिहार में। हाँ बिल्कुल, बीजेपी देखिए, बीजेपी को बिहार में मिलना ही मिलना है, खोने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, पिछली बार जो बीजेपी की स्थिति थी उससे ज्यादा अच्छी बीजेपी की स्थिति होगी। पिछली बार 54 सीट थे बीजेपी के पास। बिल्कुल सही है। पिछली बार JDU और RJD इकट्ठा लड़े थे, उनके पास मैसिव मैंडेट था। उसमें लालू यादव की पार्टी RJD बड़ी पार्टी थी। अब इस बार नीतीश कुमार को सारा इनकम्बेंसी का जो ठिकरा है वो नीतीश कुमार जी के सर पे कहीं ना कहीं फूटेगा। ये बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, LJP यदि वोट काटती है नीतीश कुमार की तो इसको कहीं ना कहीं फायदा, यानी आने वाला सिचुएशन यदि ये हो कि सुशील कुमार मोदी वहां मुख्यमंत्री बने LJP के साथ, और नीतीश कुमार केंद्र में कोई मंत्री पद पे आ जाए, तो ये संभावना से भी नहीं किया जा सकता, जिस हिसाब से रुझान या जिस हिसाब से फीडबैक बिहार से आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, ओके। आलोक जी, आपकी क्या राय है? बिहार में वैसे तो दलित, मुस्लिम और यादव जो वोटर्स है वो ज्यादा डिसीजन मेकर है,
और इसी चुनाव के अंदर अगर वो डिसीजन मेकर बनते भी है तो किस तरफ का झुकाव आपको लग रहा है? क्योंकि अशोक जी ने जैसे बोला कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अगर बीजेपी को मिलता है, लेकिन सीधे लॉजिक में देखने जाए तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा दूसरी विपक्षी पार्टी को मिल सकता है ना। बीजेपी तो इसके साथ में ही है नीतीश कुमार के। देखिए, आप जो मानते हैं कि हम लोग पुराने जो स्कूल के लोग हैं सब सोचते हैं जाति से ही वोट है। हाँ कि बिल्कुल। यादव वोट यदि दूसरी पार्टी ने भी खड़ा किया, यदि हम्म। बीजेपी से नहीं यादव खड़े होते ऐसा तो नहीं, वहां तो बीच में अध्यक्ष भी उन्हीं के थे। उन्हें सही है। समुदायों को लेकर के अब इक्वेशंस बदल रहे हैं। अब लोग, एक तो लोकल बहुत बड़ी इशू है हाँ कि बिल्कुल। हमारे लिए कौन क्या करेगा। जी जी जी। यदि, और इसलिए कल प्रधानमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री हाँ नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि वो जब कैंपेन करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होता है, सही बात है। बीजेपी का जो अशोक जी कह रहे हैं उसके पीछे वो भी एक कारण है। एक लोकल स्तर पर जो काम नीतीश कुमार ने किया या जो उनके लोगों ने नहीं किया, उसका जी जी नतीजा तो उनको मिलेगा ही। सही है। लेकिन जाति एक आधार जरूर है, मैं नहीं कह रहा हूँ जाति के बिना वहां इसका काम हो, हाँ। लेकिन क्या बैकवर्ड में यदि आप देखें नीतीश कुमार को, यस। लालू यादव जी, असल में उनका जो आपने कहा मुस्लिम कॉम्युनिटी हुआ, ये है कि जी लालू यादव, लोग ये देखते हैं आप कौन हमें बचाने कौन आएगा। बिल्कुल। पहले कांग्रेस ये गारंटी देती थी कि अरे भाई मुस्लिम का अधिकार हम ही करेंगे मदद। हाँ सही है। लालू यादव भी डंडे के बल पर या सरकार के बल पर जब उन्होंने एक विश्वास कायम किया जी बैकवर्ड के लिए भी और अपने लोगों के प्रति भी, हाँ बिल्कुल सही है। अभी भी उनका एक, आप ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक वोट हो सकता है, लेकिन डिवाइड हो रहा है जैसा ही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ मैं वैसे थोड़ी सी इस बात से असहमत हूँ अशोक जी की कि हाँ। यस। एलजेपी का बहुत बड़ा असर नहीं, कुछ पॉकेट्स हैं वो मान लो हाँ 4-5, बिल्कुल। मेरे सर्वे भी कह रहे हैं और मेरा भी आकलन यही था कि अधिक से अधिक 4-5 सीटें ला, लेकिन हाँ जहां जहां दलित ऐसे वोट है या एक और फ्रंट वहां पर सामने खड़ा हो गया है। यस बिल्कुल सही है। जहां भी देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यदि वहां दो ही पार्टी है, सही बात एक है। क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से आपने कहा ना बीजेपी का वहां क्या है, मैं मानता हाँ हूँ यस यस। देखिए शंकर सिंह वाघेला अपनी पार्टी बनाए, गुजरात के चैनल पे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ सही बात है आपकी। अपने बड़े नेता होते हुए भी शंकर सिंह वाघेला बहुत सीनियर नेता रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इसलिए था आलोक जी, क्योंकि बीजेपी ने शुरू से बोल दिया, अमित शाह ने पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि हम नीतीश कुमार के आगे अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ेंगे। सही है। बिल्कुल। तो इसका फायदा बीजेपी कैसे उठाएगी? उसके विरोध में तो जाने वाली नहीं है नीतीश कुमार के। नहीं सर, ये बीजेपी, मैंने कहा ना, ये जब कहते हैं कि यादव या ये जाति, हाँ हाँ यस। बीजेपी को असल में समर्थन चाहिए उन जाति के समर्थन के हिसाब से भी। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जितना वहां पुराने, उनके ऊपर आज भी भ्रष्टाचार, मतलब मैं उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन आप कहीं ऐसे आरोप उनके सामने नहीं दिखाई देंगे जो लालू जी या कई और राज्यों में, पंजाब सही में, बात है। राज्यों में अकाली दल का जो बिल्कुल। हालत अकाली दल की थी पंजाब में, वैसी हालत नीतीश ओके। की नहीं है। सही है। नीतीश की एक अच्छी मैंने इमेज एक अच्छे मुख्यमंत्री की रही। और आपको याद हो, हम लोग एक समय में जब मोदी जी नहीं आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, जी जी बिल्कुल, तब तब भी नीतीश कई कुमार लोग साहब आए चर्चा थे। करते थे कि लालू यादव उत्तर प्रदेश और बिहार का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। सही है। अब नीतीश का वो सपना टूट गया। एक समय वो मोदी जी को अंदर घुसने पर उन्होंने कहा था मैं घुसने नहीं दूंगा। हाँ सही है। अब वो उनके चरणों में अभी उनके साथ ही बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में अब उनके पास और कोई भविष्य अब नहीं दिखता बीजेपी के ठीक है अलावा। आलोक जी। ठीक है आलोक जी। चैतन्य जी, मैं आपसे, मेरा सवाल ये रहेगा, अभी पहले बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जैसे अशोक जी ने बताया बीजेपी का गेन, आलोक जी ने बताया कि एलजेपी की बात करी, आपको क्या लग रहा है कि रामविलास पासवान की सिंपैथी चिराग पासवान गैदर कर पाएंगे बिहार में? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें बहुत सारे प्रचारक आ रहे हैं वहां पे, तो उसमें CAA की भी बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, बेरोजगार की बात हो रही है, माइग्रेंट मजदूर की बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा और किसको फायदा होगा? भद्रेश जी, बिल्कुल बिहार चुनाव की बात चल रही है। हमारे साथ आलोक जी और अशोक जी ने भी अपनी बात रखी है। दोनों की बात से कहीं हद तक सहमत हुआ जा सकता है। एक बात बिल्कुल सही है कि अभी तक बिहार चुनाव में बीजेपी ने कई स्टार प्रचारकों को तो उतारा है, लेकिन जो मोदी जी की कैंपेन, प्रधानमंत्री जी की कल से शुरू होने वाली है, कल परसों से, उस कैंपेन के बाद बिहार में जो परिस्थितियां बनेगी वो निश्चित रूप से अलग होगी। ये पहले का भी पैटर्न आप कई विधानसभा चुनावों में, कई राज्यों में और लोकसभा चुनाव के समय भी देख चुके हैं कि जहां पर एक जो हवा होती है वो किसी पार्टी के खिलाफ होती है। जैसे अभी बिहार में एक मुद्दा नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है, क्योंकि आरजेडी से जेडीयू को सबसे ज्यादा तकलीफ आरजेडी से होगी। एक बात बिल्कुल सही है अशोक जी की कि इसमें जो नुकसान होगा वो जेडीयू को होगा, बीजेपी को इसमें नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि जो आरजेडी का वोट बैंक है, जैसे आप 2015 की बात करें तो 2015 में मुझे याद है आरजेडी और जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और जेडीयू के हिस्से, आरजेडी के हिस्से में 101 सीट करीब आई थी और उसमें से 80 सीटों पर उसके कैंडिडेट जीते थे।
तो जो जीत का और वोट शेयर का परसेंटेज वो नंबर 1 था आरजेडी का। तो इस बार क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक है उस पर नीतीश कुमार का, उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार की भी नजर है। जो लालू यादव का फॉर्मूला रहा है, एम बाय फॉर्मूला, मुस्लिम और यादव का जो फेमस है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के तहत मुझे लगता है कि जेडीयू को इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। दूसरा जो ये चुनाव है, इस बार ये जो चुनाव है, ये चुनाव बिहार का नए चेहरों के नेतृत्व का चुनाव है। जो नए चेहरे उभर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू यादव इस बार चुनाव में नहीं है, रामविलास पासवान जी भी इस बार चुनाव में नहीं है, तो चिराग पासवान उनके सामने है। तो चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो उनका जो वोट बैंक है वो 8 से 9 सीटों पर असर कर सकता है, जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकता है, आरजेडी या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ज्यादा अभी असर उनका दिख नहीं रहा है अभी तक के सर्वे और अभी तक का जो बिहार से खबरें आई है। वो 137 सीट पे चुनाव लड़ रहा है अभी। और चिराग पासवान ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प का स्लोगन उन्होंने लिया है, उस हिसाब से वो प्रचार चुनाव कर रहे हैं। जी देखिए, अपने स्लोगन में तो बहुत सारी चीजें, जैसे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी कहा हुआ है कि भाई पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौकरियों पर में पहला हस्ताक्षर होगा। जैसे कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात कही थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में, ऐसे ही यहाँ पर तेजस्वी यादव ने इस चीज को मुद्दा बनाया। तो कई सारी चीजें जातिगत समीकरण और क्षेत्रीयता के हिसाब से कह दी जाती हैं, लेकिन अभी चिराग पासवान का उतनी पकड़ एलजेपी की उतनी ज्यादा क्षेत्र में नहीं है। हालांकि थोड़ा सा एक सहानुभूति वाला वोट बैंक थोड़ा मिल सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 8 या 10 से ज्यादा सीटों पर उनका असर दिखता नहीं नजर आ रहा है। ओके, अशोक जी क्या लग रहा है इसमें? एक इक्वेशन में आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बीजेपी को आप अपना गेन दिखा रहे हो कि भाई बीजेपी को फायदा होगा, तो एलजेपी जैसे आपने बोला सेंटर में मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, उनके साथ है एनडीए में, चिराग पासवान यहाँ पे बिहार में अलग से अपने खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या हो सकता है? अगर रिजल्ट जब भी आता है तो बीजेपी एलजेपी दोनों साथ में ही है, जेडीयू भी साथ में, ये इक्वेशन बैठ सकता है क्या? देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। मैं भले ही मानता हूं कि एलजेपी का 4, 5, 6 सीटों से ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन एलजेपी का वोट बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी है, वो इतना बड़े लेवल पे नहीं है कि वो आपको जिता सके, लेकिन आपको डैमेज करने पे आया तो दलित वोट, उनका भी दलित वोटों पे पकड़ है, नीतीश कुमार भी दलित वोटों पे क्लेम करते हैं। यदि वो टकराव होगा तो वहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान होगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस बार जो एलजेपी है ये वोट कटुआ के रूप में वहां पे है, और बीजेपी भी दो मुही बात करती है। बीजेपी कहती है कि हम नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाकायदा वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए जब एलजेपी प्रचार कर रही है तो उसको बीजेपी मना भी नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी पिछली बार 54 सीट पे थी, इस बार आधी सीट तो बीजेपी लड़ रही है चुनाव में। वो ज्यादा ही सीटें बोला गया था, बीजेपी की ओर से बोला गया था ना कि भाई मोदी जी का उपयोग नहीं करे चुनाव प्रचार में। बिल्कुल नहीं करे, लेकिन उसके बाद वो कर रहे हैं तो उसको मना भी नहीं कर रहे। ये एक बोलने की बात, एक पोस्चरिंग लेने की बात होती है, और आप उसमें एग्जैक्टली क्या करते हो। क्या एलजेपी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने रैलीज में बड़ा फ्रंट खोला है? नहीं खोला। आज भी रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री वहां जाके श्रद्धांजलि ही देंगे, क्योंकि उनकी भी नजर उनके वोट बैंक पे। तो ये इतना कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। ऐसे में, और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते थे, लेकिन पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए ना, वहां पे ईमानदार वो हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? एक पुल 1 साल में बह जाता है, एक सड़क उद्घाटन करने के पहले बह जाती है। भ्रष्टाचार के इतने अगणित किस्से हैं। लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो प्री रिटायरमेंट लेके पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये सबको पता था कि वो किस पार्टी के डीजीपी है। तो ऐसे में मेरा सवाल यही है कि सरकार में तो दोनों है ना, तो नुकसान एक को क्यों? एग्जैक्टली, लेकिन होगा क्या है, आप जब भी बीजेपी की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आए। अच्छा, ओके, तो वो इनकम्बेंसी वहां मार खा जाती। ओके। लेकिन बिहार की यदि राजनीति हो तो लोग ये कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? यदि कल ज्यादा सीटें बीजेपी की आएगी तो वो जरूरी नहीं कि वहां दे, या ऐसा फ्रैक्चर मैंडेट आ जाए कि जहां आपको किसी ना किसी की जरूरत हो। ऐसी जरूरत में फिर नीतीश कुमार को बोलेंगे आप केंद्र में आ जाओ, आपको तो हम बाकायदा इज्जत देते ही है। हाँ, यस, बाकायदा कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो लेकिन आपके मुताबिक चुनाव में यदि गेनिंग कोई है तो मुझे लगातार भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई नजर आती। ओके, तो आपके मुताबिक ये है कि अगर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि बैक से फ्रंट सीट पे आकर ड्राइविंग करे और बैक सीट पे नीतीश कुमार को रख ले, बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। और ये जरूरी नहीं कि बीजेपी ने जो आप बोला उस पर स्टैंड किया जाए।
बीजेपी लगातार जी, जी, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद इक्वेशंस देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है। यस, और ये बिल्कुल। हर राज्य में, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में पर देखा, मेरा हर सवाल जगह ये से आलोक जी, थ्योरी होनी भी चाहिए। ठीक है क्योंकि आप राजनीति करने आलोक जी, आए हो, मेरा सत्ता सवाल ये है, पाने के लिए आए हो, सही इलेक्शन बात है, लड़ते सत्ता के लिए हो। और जब आप सत्ता के लिए देखिए इलेक्शन लड़ते हो तो जोड़ तोड़ तो होता ही है, और कोई किसी का दोस्त और कोई बात किसी का सही है दुश्मन आपकी। कभी नहीं रहा। पिछले 5 जी, जी, साल या 10 साल में जितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक दूसरे के नहीं गोद तो में बैठने का, एक सत्ता इक्वेशन के ये भी लिए। बैठ सकता है अशोक जी। अशोक जी, जी। ये हाँ, इक्वेशन की पॉसिबिलिटी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपने जैसे अभी चैतन्य जी ने भी बताया कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को, और आपने जैसे बोला आरजेडी को, तो आरजेडी के साथ भी कभी आगे आगे के दिनों में हम देख सकते हैं कि बीजेपी उनके उनके साथ भी हाथ मिला सकती है। आरजेडी के साथ बीजेपी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार बुरी हालत में फिर आरजेडी के साथ जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, एनसीपी, ओके, कांग्रेस, शिवसेना ही इकट्ठा बैठ सकती है, चौटाला और बीजेपी इकट्ठा ओके, बैठ ओके। सकते हैं। तो पर ये ये सारी चीजें मैंने इसीलिए कहा कि हर हम्म, चुनाव में, हर राज्य के चुनाव में हमें अब चुनाव के नतीजों के बाद देखना होता है कि ऊंट किसका गढ़ बदलता है, कौन किसके साथ जाएगा, रात को कैसी निष्ठाएं बनेगी। क्या और बात हर है। आदमी कहता है कि आलोक जी, आदमी की भलाई अशोक के जी ने लिए हम बोला, इकट्ठा आ रहे हैं। अशोक आलोक जी आपसे दो सवाल मेरे। अशोक जी ने जैसे बोला तो मेरा सवाल यही था कि नीतीश कुमार लालू यादव फिर से जुड़ सकते हैं, तो वो अगर सिचुएशन खड़ी होती है तो नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ सकते हैं कि नहीं, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, जैसे अशोक जी ने बोला मोदी जी आएंगे कल, चैतन्य जी ने भी बताया कि कल से जब मोदी जी चुनाव प्रचार करेंगे तो माहौल कुछ अलग ही बन जाएगा। पर 2014 में पूरे देश में 21 राज्यों में बीजेपी आई थी 2014 के बाद, वो 2019 आते 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 बहुत राज्यों में चली गई। वैसे तो मथुरा में बहुत बड़ा धक्का लगा था, मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, फिर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो क्या हम ये 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ये नहीं मान सकते कि बिहार में भी उनको दिक्कत खड़ी करेगी? देखिए, दिक्कत तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट, सॉरी बीच में गड़बड़ हाथ में। जी देखिए, बताइए। 2-3 बातों में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम्म, देखिए क्या है, एक बीजेपी बड़ा स्ट्रेटेजिकल, जो अशोक जी कह रहे हैं, बाकायदा सोच समझ करके कदम उठती है। बिल्कुल। वो दूसरे को आगे रख करके भी उनके लिए हित में क्या है उसको एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में दूरगामी लाभ देखती है, वो तत्कालिक नहीं देखती। हम और आप देख रहे हैं कल इलेक्शन में कौन कहाँ चला जाएगा, सही बात है। वो देखते हैं कि 2024 तक हमारे साथ किससे क्या फायदा हमें होगा, उनके गुडविल का क्या फायदा होगा। बिल्कुल। दूसरा, बिहार में आप देखिए मोदी जी के चेहरे के साथ, मैं दूसरी बात पे ध्यान दिलाऊंगा, मैं हम्म, बिहार में रहा भी हूं इसलिए मैं बात कहूंगा। देखिए, सारे अनुभवों के बाद भी लोग जो गरीब आदमी है, हम्म, देखिए वो किसी को, हमारा आप टीवी नहीं देखता है, गुजरात की तरह संपन्न राज्य नहीं है। बराबर। हम और आप आकलन करते हैं कि डिजिटल से ये हो गया, चैनल ने ये चला दिया। हाँ, यस, उसको क्या है, उसको जो यदि नीतीश कुमार ने नहीं, यदि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से 6,000 रुपया भी किसान को मिला, हाँ मैं नहीं बिल्कुल। कह रहा हूँ 100%, हो सकता है 80% को ओके, मिला हो, यस किसी यस। के गैस मिल गया, किसी हाँ, को मकान, नीतीश कुमार के पहले टर्म में उसकी सफलता का राज ये था। सही आप बात है। कलकत्ता में पूछिए, आप मुंबई में पूछिए, जो काम करने वाले दिल्ली में, वो हम्म, कहते थे मकान बनाने को पैसा मिल गया, मतलब थोड़ा सा भी, चाहे 25,000 मिला हो, 50,000 मिला हो। बात सही है आपकी। और वो उसका फायदा जो है वो आप और हम यहाँ गणित, ठीक है, जो नहीं कर जमीन पर सकते। जो चैतन्य जी जहाँ घूम रहे हैं, हाँ, कुछ लोग मध्य प्रदेश में भी उसी का फायदा मिलता है। सारे बिल्कुल। भ्रष्टाचार को लालू यादव ने 15 साल राज किया, इसलिए ये भी हाँ एक बिल्कुल। मुद्दा नहीं है कि खाली भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है। यस। 1990 में चारा कांड हमने छापा था, मैं खुद वहां एडिटर था, तो हम्म, लेकिन उसके बाद भी वो 15 साल राज किया। तो सही बात है। नीतीश के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, चेहरा किसका होगा? तो हाँ, लोग, बात अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि हम्म, हम आकलन कुछ भी करें पत्रकार के नाते या कुछ एक यस शगुफे यस, के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। सही बात है कि नीतीश अब जितना 15 साल रहने के बाद हम्म, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कभी नहीं जाएंगे। ओके। मेरे पास आज भी उनका रिकॉर्ड इंटरव्यू, लालू के साथ भी जाने को तैयार नहीं थे पहले भी, लेकिन एक बार जरूरत पड़ी, उनको एक अपना तो जा सेक्युलर सकते चेहरा हैं। प्रधानमंत्री के लिए बनना था, बात सही है आपकी। इसलिए वो लालू के साथ हुए। हाँ, लालू बात के सही है। साथ वो खाली बिहार के लिए नहीं हुए थे, हाँ उनको लगा बिल्कुल था सही कि है। महागठबंधन दिल्ली में होकर के मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। प्रधानमंत्री बन सकते, और सही अब बात है। उनका सारा नशा और सपना चूर हो चुका है। हम्म, नाउ वो पूरा बीजेपी पर, जैसे जो लोग चला सकते हैं तब तक ओके, चलाएंगे, ठीक है। और अभी वो वहीं पर रहेंगे चाहे कोई सी ओके, स्थिति आ जाए। यस। शिवराज जी को भी केंद्र में नहीं लाया गया था, हाँ इसलिए बिल्कुल आप सही ये है। मत मानिए कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली ले आया जाएगा। सही वो बात है खुद आपकी। भी नहीं आना चाहेंगे, वो बिहार में ही अपना जमा बिहार के में ही रखना रहेंगे। चाहते हाँ, हैं। वैसे भी बहुत सारे राज्यों में देखा है प्रादेशिक पार्टियां वहां रहने के लिए ज्यादातर बनी है, और नेशनल में जाने की जरूरत उनकी खड़ी नहीं होती है। लेकिन चैतन्य जी, मेरा सवाल ये है, अभी युवा वोटर्स वहां पे कितना इफेक्टिव रहेगा, पहली बात। और अभी जो आरजेडी है उसमें तेजस्वी यादव का एक सर्वे के मुताबिक देखा जा रहा है कि उनकी पसंद ज्यादा देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। आपकी क्या राय है उसमें, क्या लग रहा है आपको, वहां पे युवा वोटर्स भी इतने प्रभावित हो गए तेजस्वी यादव से?
भद्रेश जी, जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं उसमें शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो सर्वे आया उसमें नीतीश कुमार का परसेंटेज कुछ कमा है लोकप्रियता का, हाँ, और ये तेजस्वी यादव का परसेंटेज कुछ बड़ा है। हालांकि सही नीतीश है। कुमार का अभी भी परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन युवाओं ने जो अपनी पसंद बताया है वो आरजेडी के तेजस्वी यादव को बताया है। व्यक्तिगत तौर पर शायद तेजस्वी यादव उनको पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक जो वादा है 10 लाख नौकरियों का, और आज की कोरोना काल में और उसके पहले से बिहार की जो परिस्थितियां रही हैं, जैसे आलोक जी बता रहे थे कि आप बंगाल चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आप कहीं भी मजदूर से पूछिए तो हर जगह आपको जो बिहार के मजदूर वर्ग मिलेगा जो मजबूरी में अपना घर छोड़कर रह रहा है। तो उसने कहा हमारे गांव में घर बन गया है। तो उन जो मजदूर हैं और जो आज बेरोजगार युवा है, जो कोरोना 6 महीने में जिसके पास रोजगार नहीं है, तो हो सकता है कि इस जो ऐलान के बाद या रोजगार के इस लिए कंडे के बाद रोजगार की जो बात तो की है, दोनों को जिस फायदा हो मुद्दे पर सकता है चुनाव लड़ रहा है। चैतन्य जी, आरजेडी को जो जैसे बताया आपने रोजगार का मुद्दा और कांग्रेस बोल रही है वहां पे किसानों का हम बोझा माफ कर देंगे, बिजली हम फ्री में देंगे, तो ये दोनों का इक्वेशन बहुत सही जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, तो शायद उसको बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मतलब उसकी वजह से शायद सर्वे में जो परसेंटेज बढ़ा है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का, ठीक है। वो शायद ये फैक्टर हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी ठीक यादव है। का व्यक्तिगत तौर पर खुद राजनीति में कोई मुकाम ऐसा अभी तक है नहीं कि लोग ओके, उनसे प्रभावित हों। ठीक है, थोड़ा टाइम कम बढ़ रहा है, लेकिन मैं बारी बारी से आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के लिए हमने चर्चा नहीं की, इसलिए मध्य प्रदेश में चैतन्य जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या लग रहा है, क्योंकि 28 बैठक पर बाई इलेक्शन चल रहा है अभी, तो मेरे को ये लग रहा है, सवाल मेरा है इसलिए कि अगर इसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर, तो क्या वापस कमलनाथ सरकार में आ सकते हैं? देखिए, इस सवाल के या इस ऐसी संभावना के अवसर या चांस बहुत कम है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि कमलनाथ को अगर वापस सत्ता में आना है तो 28 की 28 सीटों पर सही बात है, जीतना पड़ेगा, और बिल्कुल। जबकि उसके सामने शिवराज सिंह चौहान को 7 या 8 सीट ही हाँ जीतनी है। जी। तो ये मुश्किल उनके लिए नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं, सरकार लेकिन मध्य बचाना। प्रदेश में लेकिन ऐसी कोई नाराजगी चल रही है चैतन्य जी, जैसे जिस तरह बिल्कुल से बिल्कुल शिवराज सिंह ने सरकार बनाई है, उसके जी हिसाब से उनके उनके विरोध में कोई नाराजगी चल रही है क्या? जी, मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर मैं घूमा हूं, कुछ पत्रकार हाँ, मित्रों से यस मैंने यहाँ लोकल में बात की है। तो ये जी मध्य प्रदेश का और बिहार का चुनाव एकदम अलग अलग चुनाव है। मध्य जी। प्रदेश में इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं है, मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव भरोसा और विश्वासघात के बीच चल रहा है, सभी 28 सीटों पर। जी तो जी मुझे लगता है कि कुछ जो लोगों की नाराजगी है, वो जो पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी में जिन लोगों ने ज्योतिरादित्य हाँ, सिंधिया, कई जगहों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध हुआ, हालांकि बिल्कुल। वो चीज बीच में थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुई। कांग्रेस ने यस कमलनाथ जी का जो महिलाओं के प्रति निवेदन आया, उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ मुद्दा, जी बीजेपी ने उसको भुनाने की ओके कोशिश भी की। जी जी, ठीक है। आलोक जी, आपके मुताबिक मध्य प्रदेश में चुनाव में क्या आपको कोई इक्वेशन दिख रहे हैं 28 बैठकों पे? देखिए, बिल्कुल जो चैतन्य जी कह रहे हैं ये सही है कि इतनी ज्यादा नाराजगी भी अपनी जगह होगी, लेकिन वो कुछ इलाकों में जिन लोगों ने अपना काम किया, देखिए जी जो लोग जीत के आए थे, सिंधिया जी का नाम जरूर है, जैसे होता हाँ पार्टी का नाम भी था, लेकिन उसके साथ जिन विधायकों ने पहले अच्छा काम किया है, एक स्थानीय प्रभाव का असर है, पार्टी का असर है, और कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी अंतर्द्वंद है ही। हाँ सही वो बात है। अलग रीजन में सिंधिया जी यदि कमजोर होंगे, वो हाँ उसका एडवांटेज है उनको, बीजेपी को भी, कि भाई वो बिल्कुल, इतना ज्यादा ना हावी हो जाएंगे कल वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाए। बात सही है ऐसी आपकी। स्थिति में एकमात्र विकल्प यही है कि वो 12-13 सीटों पर भी यदि आ जाती है बीजेपी, जैसा लगता है नाराजगी के बाद भी, तो उनका काम आसान हो जाता है, और मेरा अनुमान यही है कि 15 से कम सीटें ठीक है। बीजेपी ला सकती है, और ओके उतनी बाकी सीटें कांग्रेस ले आएगी, क्योंकि यस कांग्रेस का अपना भी कहीं कहीं व्यक्तिगत है। ओके ये अशोक जी, कमलनाथ आपकी और यस सिंधिया दोनों फैक्टर नहीं है, शिवराज सिंह और बीजेपी फैक्टर है, और पार्टी का हिसाब से बात स्थानीय सही है। फैक्टर है। लेकिन अशोक जी, अभी जिस तरह से ये अभी आइटम वाला निवेदन चला है, उस पे पता नहीं अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो अपने को भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी चल रही है, तो लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि आपका भी अनुमान कितना है, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी बैठक सीट मिल सकती है? और दूसरी बात, ये जैसे आलोक जी ने बताया, तो बीजेपी में राजस्थान वाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंधिया और शिवराज सिंह के बीच में भी कोई दिक्कत लग रही है, तो ज्यादा से बाहर नहीं आ रही है, लेकिन है वो देखने को नहीं मिल रही है ज्यादा। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से केंद्र के हाथ में है। केंद्र, अभी शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े नेता नहीं हुए कि वो आज भी अमित शाह या उनके सामने कुछ आवाज करे, ठीक तो है। वो तो वहां चरणों में बिल्कुल शरणागत है। ऐसे में जो जिस हिसाब से पोर्टफोलियो बटे, जिस हिसाब से मंत्रिमंडल बना, उसमें सिंधिया जी को तवज्जो दी गई, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और केंद्र के बीजेपी के नेताओं को ये सूट होता है कि शिवराज के पैर जो है छट के अपने घर पे ठीक ठाक बैठे। लेकिन मेरा आकलन है 28 में से करीब करीब 18 सीटें बीजेपी को मिल जाएगी, बाकी 10 सीटें कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव ठीक से लड़ नहीं रही है। कांग्रेस में आज भी दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, इनमें भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये साथ में है, अलग अलग है। बहुत कांग्रेस में अपने घमासान है। कांग्रेस के जो युवराज है राहुल जी, वो एक स्टेटमेंट देते हैं आइटम वाले शब्द पे, या कमलनाथ उसको मानने को तैयार नहीं है। ये इतना कांग्रेस बटा हुआ है, तो ये कहीं एडवांटेज बीजेपी है। दूसरी बात, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां गई तो ये कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस की सरकार जाती थी। अशोक गहलोत ने सरकार संभाली, अशोक गहलोत का क्रेडिट है। आप ये नहीं बोलते कि बीजेपी ने हमारी सरकार हाईजैक की। आपने हाईजैक होने कैसे, वो उनकी अपनी ये सवाल ये है सबसे पहला। तो ये कहीं ना कहीं उसका होगा। और मैं आखिरी बात बताता हूँ, इंदौर का सट्टा बाजार भी जो है वो बहुत सारा इंडिकेशन देता है। जो कल की रिपोर्ट, आज शाम तक की रिपोर्ट है बीजेपी की, जो बिहार को लेके इंदौर के सट्टा बाजार में, उसमें वो बीजेपी और आरजेडी, मैंने बीजेपी का गठबंधन, नीतीश कुमार का गठबंधन और आरजेडी के गठबंधन को 93-95 सीट्स दे रही है। मतलब सट्टा बाजार की बात करें तो कांटे की टक्कर। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बदल भी सकता है शायद। बता रही है, अभी इलेक्शन को टाइम है, सट्टा बाजार बदलता है, लेकिन मैंने ये आज के शाम का आपको बताया। ओके, मेरे पास समय थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन दर्शक મિત્રો આ ચર્ચા જે કરતા હતા, બિહાર અને મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણી માટે ત્યાંનો ક્યાસ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે મધ્યપ્રદેશમાં જે 28 બેઠકો પર ચૂંટણી છે તેમાં શું સ્થિતિ જોવા મળી છે કે જે બીજેપી કોંગ્રેસ જે રીતે ચૂંટણી લડી રહી છે તેને લઈને, તો બિહારમાં તો મસ્ત મોટું અત્યારે રાજકીય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે કે જેમાં બિહારમાં દરેક પાર્ટીઓ ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહી છે અને એમાં દરેક પ્રકારના મુદ્દા મૂકવામાં આવી રહ્યા છે। પણ જેમ સમીકરણ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે નીતિશ કુમાર, બીજેપી અને આરજેડી આ ત્રણ વચ્ચેના મહત્વના ઇક્વેશન, એવામાં કોંગ્રેસ અને એલજેપી કયા પ્રકારનું ફેક્ટર ઉમેરે છે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે। આ ચર્ચાને સમાપ્ત કરીએ છીએ। इस चर्चा में आपने तीनों ने भाग लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो फरी મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।